अच्छा बेटा, अक्टूबर नवंबर 2022 वाला कर रहे हैं हम लोग, ए टू मई जून, सॉरी अक्टूबर नवंबर। अब यहाँ पे आएगा भाई, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इम्प्रूव एलोकेटिव एफिशिएंसी ऑफ अ मार्केट। बेटा एलोकेटिव एफिशिएंसी हमारे पास किस तरह से इम्प्रूव होगी, अब मार्केट का वो पूछ रहा है। हायर कॉन्सेंट्रेशन रेशियो। बेटा जब हायर कॉन्सेंट्रेशन रेशियो हमारे पास होगा ना, तो यानी कि हम लोग ओलिगोपोली मार्केट की बात कर रहे हैं। और ओलिगोपोली मार्केट में आपको पता है कि हमारे पास इतना ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती। कल्यूशन बिटवीन फर्म्स, जब कल्यूशन होगा ये भी ओवरऑल ओलिगोपोली मार्केट का ही पार्ट है, लेकिन जब कल्यूशन होगी तो वहाँ पे हमारे पास मोनोपोली बनने का डर होता है और इनएफिशिएंसी होने का डर होता है। मर्जर ऑफ फर्म इन द मार्केट, इससे हमारे पास वापस से मोनोपोली बनने का डर होता है। मोनोपोली हमेशा MC इक्वल्स टू MR पे ऑपरेट करती है, कभी भी आपके पास दूसरी एलोकेटिव एफिशिएंसी वगैरह पे नहीं जाती। माइक दीजिएगा। तो हमारे पास क्या आंसर बच गया यहाँ पे कि एंट्री ऑफ न्यू फर्म इन द मार्केट, क्योंकि फिर ज्यादा फर्म्स आएंगी तो वो ज्यादा एफिशिएंट होने की कोशिश करेंगी, अपनी कॉस्ट रिडक्शन करने की कोशिश करेंगी, सोसाइटी का ख्याल करेंगी, तो इससे ओवरऑल ये बेनिफिट हमारे पास आएगा। The diagram shows a market in which there are negative externalities of production and positive externalities of consumption. What is the marginal external cost at the free market equilibrium level of output? बेटा एक बात अगर आप लोग याद करो कि जब भी हम लोग वेलफेयर लॉस की, मार्केट फेलियर की बात करते थे, हम लोग हमेशा प्राइवेट बेनिफिट और प्राइवेट कॉस्ट इन दोनों को देखते थे। सही है, हम लोग हमेशा प्राइवेट बेनिफिट और प्राइवेट कॉस्ट पर लिखते थे, यानी कि हम लोग किधर ऑपरेट कर रहे होंगे, यहाँ पे ऑपरेट कर रहे होंगे, पॉइंट G के ऊपर ऑपरेट कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग कभी भी सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहे। तो उसने बोलता है कि जिस इक्विलिब्रियम पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, ये बताएं कि उस इक्विलिब्रियम पे वेलफेयर लॉस कितना आ रहा है आपके पास। तो आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे, आपके पास, सॉरी एक्सटर्नल कॉस्ट के बारे में वो पूछ रहा है आपसे कि कितनी एक्सटर्नल कॉस्ट आपके पास आ रही है। एक्सटर्नल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सोशल कॉस्ट माइनस प्राइवेट कॉस्ट। तो ये जो आपके पास गैप आ रहा है E से लेके G तक का, ये गैप आपके पास किस चीज का गैप है, ये आपके पास एक्सटर्नल कॉस्ट का गैप है। What could be included in a cost benefit analysis of a project to build a road bridge connecting an island community to the mainland? बोलता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करेंगे। तो बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, और हम लोग जब इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं, हम लोग हर तरह की कॉस्ट देख रहे होते हैं। हम लोग पोल्यूशन देख रहे होते हैं, हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख रहे होते हैं, सब चीज़ें देख रहे होते हैं। अ फॉल इन एम्प्लॉयमेंट फॉर फेरी सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट लेवल हम लोग कंसिडर करते हैं, बिल्कुल होगा। एन इंक्रीज इन कार्बन एमिशन, ये वेलफेयर लॉस की बात है, एक्सटर्नल कॉस्ट की बात है। रिडक्शन इन ट्रेवल टाइम फॉर वर्क, ये एक्सटर्नल बेनिफिट की बात आ गई। एन इंक्रीज इन इनकम फॉर द कम्युनिटी, ये प्राइवेट और एक्सटर्नल बेनिफिट दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोग हर चीज को कंसिडर कर रहे होते हैं। आपके पास सब जगह पे यस आ रहा होगा। The table shows the level of total and average utility at different level of consumers' weekly consumption of a product. After which level of consumption does the diminishing marginal utility first occur? आप यहाँ पे बेटा मार्जिनल यूटिलिटी का एक सेपरेट सी जगह बनाएंगे, क्योंकि आपके पास टोटल है और एवरेज गिवन है, आपके पास मार्जिनल गिवन नहीं है। सही है, तो आपने सेपरेट यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी की एक जगह बना ली है। अब यहाँ पे देखो, आपने मार्जिनल निकालना है बेटा। यहाँ पे जब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, टोटल आपके पास 4 हो गया, यानी कि कितने यूटिलिटी से आपके पास बढ़ रही है अमाउंट, 4 से। फिर वो 9 हो गया, टोटल आपका 9 हो गया, यानी कि मार्जिनल कितने से बढ़ा, 5 से। फिर वो 15 हो गया, मार्जिनल कितने से बढ़ा, 6 से। फिर वो हो गया 20, कितने से बढ़ रहा है, 5 से। फिर 4 से, और फिर 3 से। किस यूनिट के बाद बेटा आपका मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होना स्टार्ट हो गई है? आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इस यूनिट के बाद से फॉल होना स्टार्ट हो गई। जैसे आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर ये है, ये लास्ट था जहाँ पे आपके पास बेनिफिट हो रहा है। Which statement about a budget line in consumer behavior theory is correct? बजट लाइन के बारे में कौन सी आपके पास डेफिनेशन या स्टेटमेंट करेक्ट बैठ रही है? It illustrates consumers preference between two goods, बेटा प्रेफरेंस इन डिफरेंस कर्व बताता है, बजट लाइन नहीं बताता। C बोलता है it illustrates the least cost combination of good that yields same level of utility। सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी वापस से आपके पास IC बताता है, और लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का ऐसा कोई बात हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड में नहीं पढ़ी।
इट इलस्ट्रेट्स द इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज। बेटा इनकम इफेक्ट आपके पास इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का इक्विलिब्रियम से आता है, सिर्फ और सिर्फ बजट लाइन से आपके पास नहीं आता। और बजट लाइन आपके पास ओवरऑल इनकम बता रही होती है और आपकी ओवरऑल परचेजिंग पावर बता रही होती है। इट इलस्ट्रेट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर आर एबल टू परचेज विद इन गिवन इनकम। ये डेफिनेशन आप लोगों को लिखवाई थी। When the price of a good increases, which statement is correct according to the analysis that uses budget lines and indifference curve? बोलता है अगर आपके पास प्राइस लेवल बढ़ती है तो which statement is correct? The income and substitution effect of the price increase will work in opposite direction in case of given good. Income और आपको ये बिल्कुल जो हमने पढ़ा हुआ है income substitution effect, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन इनकम इफेक्ट विल ऑलवेज आउटवे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है। आगे आओ। इनकम इफेक्ट ऑफ द प्राइस इंक्रीज विल रिजल्ट इन रिड्यूस्ड कंजम्पशन ऑफ फॉर ऑल गुड। बोलता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो हर गुड की कंजम्पशन कम होगी, जबकि हमने पढ़ा हुआ है कि सिर्फ नॉर्मल की कम होती है, इंफीरियर और गिवन की बढ़ती है। The new equilibrium position will be where the new budget line meets the original indifference curve. गलत। Where new budget line meets new indifference curve. Original indifference curve नहीं होगा, उससे substitution effect आता है। The price rise will be represented by a parallel shift inward of the original budget line। बेटा price rise की वजह से आपके पास tilt आता है, ये बातें भी आपको बताई गई हैं कि वो ऐसे पीछे की तरफ tilt आएगा, price effect जो हमारे पास आ रहा है। सॉरी, आगे आओ। The diagram shows a firm in an imperfectly competitive market which level of output would maximize total revenue। आपके पास total revenue कहाँ पे maximize होगा, आपको बताया है जहाँ पे आपका marginal zero होगा वहाँ पे आपका total max होगा, ऐसा ही है। तो आपका marginal zero किधर हो रहा है, पॉइंट बी के ऊपर, और आपका total भी फिर यहाँ पे max होगा। ठीक है जी, आगे आओ 8 के ऊपर। The diagram shows short run average cost curves and in the long run average cost curve LRAC of a firm. Which statement is correct? कौन सी statement correct है भाई? When each of the three SRAC curve is U-shaped, it shows the existence of economies of scale. बेटा short run cost curve जो होते हैं ना, short run cost curve, ये आपको law of variable proportions बताते हैं, या फिर law of diminishing returns बताते हैं। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल या डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल ये बताता है लॉन्ग रन वाला, शॉर्ट रन वाले आपको थ्योरी ऑफ सप्लाई के हिसाब से लिंक कर रहे हो। When the LRAC curve is upward sloping beyond OQ, यानी कि इस पॉइंट के जब मैं आगे जाता हूँ, it shows the existence of diseconomies of scale। बिल्कुल आप यहाँ पे देखो आपका कर्व अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है। When the minimum point of SRAC2 is below that of SRAC1, it shows the existence of law of variable proportion। बोलता है कि when the minimum point of SRAC2, यानी कि ये वाला point is below the SRAC1। गलत बेटा, law of variable proportion ये पूरा एक कर्व है, ये पूरे तीन जो अलग अलग कर्व हैं ये पूरे law of variable proportion है, वो उसका minimum point बताता है। When the minimum point of SRAC2 is below that of SRAC3, it shows the existence of economies of scale। ये भी वापस से हमारे पास गलत पॉइंट आ गया, तो ओवरऑल हमारे पास आंसर जो है उसका बी है। The diagram shows decrease in demand for the product of a profit maximizing monopolist. Which area shows the change in the monopolist supernormal profit as a consequence of this demand this decrease in demand? अच्छा पहले तो आप भाई ओरिजिनल वाले को देखो, MC is equals to MR के ऊपर आप ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, आप MC is equals to MR के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ पे देखें आपके पास ये चल रही है ना प्राइस लेवल, जो पर मिस्टर डार्ब आपके पास चल रहा है, और आपका फर्स्ट MR आ गया यहाँ पे, यानी कि आपका फर्स्ट इक्विलिब्रियम आ रहा है जी के ऊपर, और इस जी के ऊपर आपके पास बेटा ये रेवेन्यू आ गया। सही है, आपके पास ये रेवेन्यू आ चुका है और आपकी कॉस्ट यहाँ पे एज सच, हाँ हाँ ये रही कॉस्ट, ये रही आपकी। तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा है भाई, इनिशियली आपके पास ये वाला जो डब्बा है ये प्रॉफिट का आ रहा है। सही है, इनिशियली आपके पास ये वाला डब्बा है जो प्रॉफिट का आ रहा है। अब बोलता है कि आपकी डिमांड फॉल हो गई। डिमांड फॉल होने का मतलब क्या है कि आपका एवरेज रेवेन्यू भी गिरा है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी गिरा है। सही है, हमारे पास एवरेज रेवेन्यू तो एक फिक्स चल रहा है, ये रहा हमारा एवरेज रेवेन्यू भी गिर गया और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी गिर चुका है। ठीक है, अब
जब मार्जिनल रेवेन्यू गिरा तो वो किधर आ गया, ऐसे पीछे की तरफ आ गया। अच्छा ये मिस्टर डार्क नहीं है, सॉरी, ये मार्जिनल कॉस्ट है। हम तो इनिशियल इक्विलिब्रियम हमारे पास एमसी इज इक्वल टू एमआर ये आ रहा था। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, जब हमारा एआर गिरा तो हमारा एमआर भी गिरा। अब मेरा एआर क्या चल रहा है, ये। अब मेरा एमआर क्या चल रहा है, ये MR2। सही है। तो अब आपके पास नया इक्विलिब्रियम किधर आ रहा है, आपके पास नया इक्विलिब्रियम आ रहा है इस पॉइंट पे, जहां पर आपके पास ये आ गया प्राइस और ये आपके पास आ गई है कॉस्ट, ये आपके पास आ गई है कॉस्ट। तो अब आपके पास कितना प्रॉफिट आ रहा है, अब आपके पास ये वाला पोर्शन आ रहा है प्रॉफिट का। क्या होता है, अब आपके पास ये वाला पोर्शन आ रहा है प्रॉफिट का, ठीक है। तो आपके पास रिमेनिंग कितना प्रॉफिट बच गया भाई, जो आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसने बोला, या एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपके पास आया जा रहा है, वो आपके पास पोर्शन है ये वाला। सही है, ये वाला पोर्शन आपके पास एक्स्ट्रा था जो जाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे देख लो ये किधर हो रहा है, ये आपके पास हो रहा है आय, ये वाला IHGLMJ। तो ये आपके पास एडिशनल प्रॉफिट था जो आप जाया कर रहे हैं क्योंकि आपके पास डिमांड कम हो चुकी है। The table shows the estimated cost for operating a new factory at the end of its year, its first year. Assuming the short run is 1 year, what are the total variable cost? बोलता है कि भाई अज्यूमिंग कि हमारे पास हम लोग जो है अपने ईयर एंड पे ऑपरेट कर रहे हैं और हमारा शॉर्ट रन का जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल हमारे पास वो है, क्या बोलते हैं, वेरिएबल है। एक शॉर्ट रन का पीरियड जो है वो 1 साल का है और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट उसने पूछी हुई क्या होगी, आपको ओवरऑल उसने जो है वो खर्चा बता दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें जरा, बोलता है कि एंड ऑफ इट्स फर्स्ट ईयर, मतलब अपने साल के आखिर पे बैठा हुआ है। और उसने बोला है कि 1 साल के बाद, जब आपका 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपकी जितनी भी वो है आप लॉन्ग रन में चले जाते हैं और आपकी सारी कॉस्ट भी वेरिएबल हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो आप अपने एंड में हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिसंबर में बैठे हुए, आखिरी हफ्ता चल रहा है साल, तो आपके पास कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है, दो, ये वाली। A manufacturing company merged with two companies. One of these was company X that produced a substitute good. The other was company Y that supplied its raw material. Which combination shows the type of merger that the manufacturing company has undertaken? अच्छा अब यहाँ पे देखें, एक उसने बोला कि यार हमारा सब्स्टिट्यूट है, जो कंपनी एक्स है वो हमारी सब्स्टिट्यूट है। अगर तो वो सब्स्टिट्यूट है, इसका मतलब क्या है कि सेम इंडस्ट्री होगी, सेम स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा। फॉर एग्जांपल होंडा ने टोयोटा को टेक ओवर या मर्ज कर लिया, तो सेम इंडस्ट्री है, सेम स्केल ऑफ ऑपरेशन है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बेटा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, आंसर आपका ए या बी में से। फिर उसने बोला कि मैंने कंपनी वाई को टेक ओवर किया, जिससे मैं क्या लेता हूँ, रॉ मटेरियल, यानी कि मैं एक स्टेप पीछे आ रहा हूँ, मैं एक स्टेप पीछे आ रहा हूँ। एक स्टेप पीछे आने का मतलब क्या है कि ये हो जाएगा वर्टिकल इंटीग्रेशन, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? Which phrase best describes the market structure illustrated by the diagram? If the firm produces our output Q1, अगर हम लोग आउटपुट Q1 के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे लिए कौन सा ऐसा बेस्ट स्टेटमेंट आया हमारे पास जो आज? अच्छा अगर आप एक चीज को देखो तो ये तो हमारे पास है मोनोपली। ये मोनोपली इसलिए क्योंकि आपका MR यहाँ पे आएगा और वो नीचे भी जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है मोनोपली। मोनोपोलिस्टिक फर्म इन दी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, बेटा मोनोपोलिस्टिक का MR पॉजिटिव ही रहता है, यहाँ पे आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। एन ओलिगोपली इंगेज इन अ प्राइस वॉर, ओलिगोपली के अंदर किंग डिमांड करवा रहा होता है और ओलिगोपली कभी भी MC इज इक्वल टू AR पे ऑपरेट नहीं करती। हम किधर ऑपरेट कर रहे हैं, हम ऑपरेट कर रहे हैं MC इज इक्वल टू AR पे, जो आपके पास क्या है, एलोकेटिव एफिशिएंसी वाला पॉइंट। क्या है भाई, ये है एलोकेटिव एफिशिएंसी वाला पॉइंट। तो हम लोग MC इज इक्वल टू AR के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये क्या बचा, स्टेट ओन मोनोपली। और आप लोगों ने मोनोपली के अंदर पढ़ा हुआ भी है कि वो MC इज इक्वल टू AR के ऊपर ऑपरेट करती है। The government wants to regulate the consumption of a demerit good in order to increase society's net welfare. बोलता है कि हम लोग डीमेरिट गुड की कंजम्पशन को जो है कम करना चाह रहे हैं ताकि हमारा सोसाइटी का नेट वेलफेयर इंक्रीज हो। इन विच सिचुएशन विल सोसाइटीज नेट वेलफेयर इंक्रीज, सोसाइटी का नेट वेलफेयर कब इंक्रीज होना स्टार्ट होगा? तो यहाँ पे जरा पढ़े पहला ऑप्शन, द फॉल इन मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन द फॉल इन मार्जिनल सोशल कॉस्ट। यानी कि आपका MSB ज्यादा से गिर रहा है और आपका MSC हल्के से गिर रहा है। तो भाई इन दी एंड तो आप नेट नुकसान के अंदर ही जा रहे हो ना।
The fall in the marginal external cost is greater than the fall in the marginal external benefit. भले हो रहा हो, भले हो रहा हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसकी बात करते हैं, हम लोग सोशल की बात करते हैं। तो अगर हमारा एक्सटर्नल बेनिफिट ज्यादा कम गिर रहा है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल कॉस्ट, तो उससे कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि आपका सोशल बेनिफिट बढ़ रहा है और सोशल कॉस्ट आपकी कम हो रही है। The fall in the total social benefit is greater than fall in the total social cost. वापस से आपके पास सोशल बेनिफिट में ज्यादा आ रहा है और आपके पास जो है जो कॉस्ट है उसमें कम फॉल आ रहा है, तो ओवरऑल जो नुकसान है। The fall in the total social cost is greater than fall in the total social benefit. आपका सोशल बेनिफिट हल्के से गिर रहा है और आपकी सोशल कॉस्ट बहुत ज्यादा से गिर रही है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल बात। Governments often aim to reduce income inequality. Is a diagram the effect of using taxation and benefits to try to achieve the same. What can be concluded from the diagram about the effects of taxes and benefit? अब यहाँ पे देखें भाई, आपके पास एवरेज इनकम दी हुई है और आपको हाउस होल्ड इनकम दी हुई है। आपके पास यहाँ पे आ रहा है बॉटम आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड, फोर्थ और टॉप। अच्छा, ये ब्लैक वाला आपके पास ओरिजिनल इनकम है, ये वाली आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, ये वाली लाइन, और ये आपके पास है फाइनल इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे सुने, डिस्पोजेबल इनकम मतलब इनकम आफ्टर टैक्स। यहाँ पे आओ, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम ऑफ टैक्स एंड बेनिफिट्स। तो 14, अब यहाँ पे आइएगा। All income groups are better off except those originally earning more than 40,000 per year. बोलता है जितने भी आपके पास इनकम ग्रुप है ना, वो सब के सब बेटर ऑफ है एक्सेप्ट फॉर दोज जो कि मोर देन 40,000 इनकम कमाते हैं। यानी कि यहाँ से देखना स्टार्ट करो, यहाँ से देखना स्टार्ट करो। अब देखो, ये लोगों की फाइनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा क्यों है ओरिजिनल इनकम से? वो इसलिए ज्यादा है भाई, ओरिजिनल इनकम नॉर्मल इनकम आपकी जो हो गई, डिस्पोजेबल इनकम जो आपके पास इनकम आफ्टर टैक्स है, फाइनल इनकम जो आपने अपना प्राइस लेवल वगैरह, रियल इनकम, ये सारी चीजें जो आपने निकाल के माइनस किए, एक्सपेंसेस माइनस किए, वो फाइनल इनकम आपके पास आ गई। अच्छा, अब उसने बोला कि ऑल पीपल आर बेटर ऑफ एक्सेप्ट फॉर पीपल अर्निंग मोर देन 40,000 पर ईयर। देखिए, जो लोग 40,000, मैंने आप लोगों को एक टैक्स फ्री बैंड के बारे में बात बताई हुई है। टैक्स फ्री बैंड क्या होता है कि आप अगर एटलीस्ट इतनी इनकम कमाते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, ये टैक्स फ्री बैंड था, सही है। तो अब इन लोगों की अगर मैं बात करूं, इन लोगों को मिल रहे हैं टैक्स एग्जेम्पशंस। कैसे कि अब देखो, डिस्पोजेबल इनकम इनकी जो है वो ओरिजिनल इनकम से ज्यादा है ओवरऑल तीनों की। जो डिस्पोजेबल इनकम है यानी कि इनकम आफ्टर टैक्स इज ग्रेटर देन जो आपकी ओरिजिनल इनकम है, जिसका मतलब क्या है कि इनको टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इनको टैक्स एग्जेम्पशंस मिल रही है। हाउएवर ये दो जो लोग हैं ना, ये वाले 4 और 5, ये लोगों की ओरिजिनल इनकम ज्यादा है लेकिन डिस्पोजेबल इनकम और अदर इनकम जो है वो कम है। इसका भी ऐसा ही है, यानी कि ये लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं, ज्यादा टैक्सेस पे कर रहे हैं, इनकी इनकम आफ्टर टैक्स कम है। जैसे कि यहाँ पे देखो ना, आपके पास तकरीबन आप 82,000 कमा रहे हो या 84,000 कमा रहे हो, और यहाँ पे आप एटलीस्ट 64 या ऐसे कुछ कमा रहे हो आपके डिस्पोजेबल इनकम। तो जितने भी इनकम एक्सेप्ट फॉर वो लोग जो कि 40,000 से ज्यादा कमा रहे हैं उनके लिए मसला है। Benefits paid to a lower income group are not a burden because they are not paid out of tax revenues. भाई burden है, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पार्ट है, या टैक्स रेवेन्यू से क्या गवर्नमेंट जो अपनी जेब से पे करेगी क्या? The average final income of the top 20% exceeds the combined final income of the other 3 groups. बोलता है कि एवरेज फाइनल इनकम जो है ना टॉप 20% की, यानी कि ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू कंबाइंड फाइनल इनकम ऑफ अदर ग्रुप्स। आप इसको ऐड कर लो, ये कितना है आपके पास, तकरीबन भी 61,000 या ऐसे कुछ है। ये आपके पास 18,000 आ गया, ये आपके पास 25 कर लो इसको, चलो, और ये आपके पास आ गया तकरीबन 39, 25 और 18, इन सबको ऐड करो, इससे ज्यादा ही बनेगा। इसने बोला कि इसकी सबसे ज्यादा है, इन सबको मिला लो भले, गलत बात कह रहा। The progressive taxation system still favors the top 20% over the bottom 20% of the household. गलत बात बेटा, प्रोग्रेसिव सिस्टम हमेशा अमीर की बजाता है और अमीर से ज्यादा टैक्सेस लेता है, तो वो किस तरह फेवर कर रहा है भाई? Which policy is likely to be the least effective means of producing a more equal distribution of income amongst households? बोलता है कि कौन सी पॉलिसी है जो कि लीस्ट इफेक्टिव है प्रोड्यूस करने में मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग्स हाउस होल्ड।
तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल करवानी है, लेकिन कौन सी पॉलिसी लीस्ट इफेक्टिव आपके पास होगी, वो ये बात आपसे पूछ रहा है। द इम्पोजिशन ऑफ मिनिमम वेज लेवल बिलो द लेवल प्रोड्यूस्ड बाय द मार्केट। इम्पोजिशन ऑफ मिनिमम वेज बिलो, यानी कि बिलो द इक्विलिब्रियम, और बिलो द इक्विलिब्रियम लगाएगा तो वो वैसे ही इनफेक्टिव होता है, क्योंकि वो वापस से ऊपर की तरफ इक्विलिब्रियम की तरफ चला जाएगा। उसने पूछा हुआ लीस्ट इफेक्टिव है। आगे आए, द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव पर्सनल इनकम टैक्स, इससे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होगी। द पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स टू लो इनकम हाउस होल्ड, इससे भी इनकम इक्वल होगी। द रिमूवल ऑफ सेल्स टैक्स ऑन फूड कंज्यूम बाय लोअर इनकम हाउस होल्ड, इससे भी आपके पास इनकम जो है इक्वल होना स्टार्ट हो जाएगा। Which supply curve indicates the eventually an individual will choose to spend more time leisure rather than working। ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है किसके नाम से, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। कहाँ हो रहा है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर आपके पास? When is a trade union less likely to gain a large pay rise for its workers? It represents the large proportion of the workforce in the economy। बेटा अगर वो large proportion of workforce को represent करता ना, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेड यूनियन की पावर ज्यादा है, और वो फिर आपको रोक लेता और आपकी वेजेस को इंक्रीज करवाने में उसको पूरी ताकत थी कि वो करवा सकता। ठीक है, तो उसने लेस लाइकली पूछा हुआ है। फिर वो बोलता है कि इट रिप्रेजेंट्स अ वर्क फोर्स दैट हैज एन इलास्टिक डिमांड फॉर इट्स लेबर। उसने लेस लाइकली पूछा हुआ है। ठीक है, अगर मेरे पास लेबर की डिमांड इलास्टिक है, यानी कि मेरे पास 500 बंदा बैठा हुआ है जो कह रहा है कि आदि भाई हमें जॉब दे दो, हमें जॉब दे दो। अगर आप कल को मेरा कोई एम्प्लॉई आता है और मेरे पास नखरे करता है, बोलता है मेरे पैसे बढ़ाओ वरना मैं छोड़ दूंगा, बोलूंगा जा, मेरे पास और बंदे बैठे हैं भाई, मैं क्यों रखूं तुझे। समझे बात को? तो अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है, याद करो एक और बात कि आपकी इस पॉइंट में ट्रांसफर अर्निंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक रेंट। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स अ वर्कफोर्स दैट इज इंक्रीजिंग इट्स लेबर प्रोडक्टिविटी। तो बेटा मेरी डिमांड लेबर के लिए इनलास्टिक हो गई है ना। इट रिप्रेजेंट्स अ वर्कफोर्स दैट वर्क फॉर अ हाईली प्रॉफिटेबल मोनोपोली फर्म। अगर हाईली प्रॉफिटेबल मोनोपोली फर्म है और वो हल्की सी मेरी वेजेस बढ़ा देगी, तो उसके बाप का क्या चला जाएगा भाई, उसको कोई खर्चा थोड़ी पड़ेगा। विच स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट Which statement does not support the view that extraction of mineral resources by a foreign company will make it more difficult for a developing economy to achieve future economic growth? बोलता है कि यार ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो इस चीज को सपोर्ट नहीं करती कि अगर एक फॉरेन कंपनी आती है, एक एमएनसी आती है हमारे मुल्क में और हमारे जो है वो मिनरल रिसोर्सेज को निकालती है, will make it more difficult for a developing company to achieve future economic growth। यानी कि उनकी वजह से अपने को नुकसान हो रहा है और हमारे लिए ग्रो करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, ऐसी बात वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब export of these mineral resources will result in appreciation of the exchange rate। तो भाई ये तो आपके पास बेनिफिट है ना, आपके पास क्या बोलते हैं, चाह रहे हैं आपके पास अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो रही है, इससे तो आपके पास बेनिफिट होगा। Reduced tax rate aims at encouraging the foreign company to invest in the country will increase inflation। तो इन्फ्लेशन आपके पास माइल्ड इन्फ्लेशन आएगी ना, मल्टीप्लायर इफेक्ट भी तो आएगा, आपके पास ग्रोथ भी तो आ रही है। पहले आप टूटे पड़े हो, अगर आपके पास एक एमएनसी आके अच्छा काम कर रही है तो करने दो, आपके पास मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। The foreign company will raise the skill level of the local population through training schemes। तो हमारे पास यहाँ पे बोलता है कि भाई हम जो लोकल पॉपुलेशन है उनके ट्रेनिंग स्कीम्स के थ्रू स्किल्स लेवल राइज होंगे। एक सेकंड यार, ये क्या हो गया? हमारे पास स्किल्स लेवल राइज होंगे। एक सेकंड रुकिएगा। सॉरी, इसको मैंने जरा सा गलत पढ़ लिया, एक सेकंड। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आया जरा क्वेश्चन पे वापस से। बोलता है कि दिस स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट द व्यू दैट एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज by a foreign company will make it more difficult for developing economy to achieve the future economic growth। यानी कि आपके पास आगे जाके नुकसान हो रहा है। सही है, इनमें से 3 स्टेटमेंट ऐसी होंगी जिनसे आपको इवेंचुअली आगे जाके नुकसान होगा, लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसी होगी जिससे आपको ओवरऑल फायदा हो रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा वापस से, सॉरी मैंने जरा गलत आपको एक्सप्लेन कर दिया था, वापस से देखें। एक्सपोर्ट ऑफ दीज मिनरल्स, इनसे अप्रिसिएशन होगा, बिल्कुल अप्रिसिएशन होगा, ये बेनिफिट है, लेकिन ओनली इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में जाके
आपके पास एक्सपोर्ट्स जो है कम हो जाएंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ रही है ना, अब आपका सामान एक्सपेंसिव हो जाएगा और आपकी करेंसी जो है वो आपकी सेल्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। आगे, रिड्यूस टैक्स रेट, जिसकी वजह से आपके मुल्क में इन्फ्लेशन लेवल आएगा, शॉर्ट रन में मल्टीप्लायर इफेक्ट, लेकिन लॉन्ग रन में जाके हाइपर इन्फ्लेशन, ये आपके पास इवेंचुअली इन दी एंड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डी बोलता है फॉरेन कंपनी विल सेंड प्रॉफिट बैक टू इट्स ओन कंट्री, तो ये तो ओवरऑल एमएनसी का है डिसएडवांटेज, कि जितना भी प्रॉफिट है वो सारा अपने अपनी होम कंट्री में आपने बेच दिया, तो लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं है, हमें लोकल लोगों को फायदा दे। और उसने पूछा भाई कि किस तरीके से वो फायदा होगा, तो अगर मैं लोकल बंदों को ट्रेन कर दूं, मैं लोकल बंदों को ट्रेन कर दूं, उनको चीजें सिखा दूं, तो वो तो स्किल हो गई ना जो उनके पास हमेशा के लिए आ गई है। तो इससे तो मेरी फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उल्टा बढ़ेगी। ठीक है, आपका पीपीसी बढ़ेगा। Growth rate can be calculated using changes in the value of GDP from year to year. Why is real GDP considered to be a better indicator than nominal GDP for this calculation? बेटा क्योंकि रियल जीडीपी के अंदर आपके पास प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जा रहा हो। Why is disaster relief money sent by non-government organizations to a South American country not classified as official foreign aid? बोलता है प्रॉब्लम आएगी, लेबर इलास्टिक हो जाएगा शायद, किसका? बेटा वो आपसे इसके अंदर ये पूछ रहा है कि भाई अगर इस तरह अभी हमारे पास जलजले आए हैं टर्की के अंदर, चीपा गया, ईदी गया, जेडीसी वगैरह गए, तो उन्होंने जो वहां पे लोगों को हेल्प किया है या लोगों को जो एड दी है, वो टर्की के करंट अकाउंट में क्यों नहीं ऐड होगी एज अ फॉरेन एड? एज अ फॉरेन एड करंट अकाउंट में क्यों नहीं ऐड होगी? क्योंकि बेटा फॉरेन एड जो होती है ना, वो क्या होती है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, अगर इलॉन मस्क पाकिस्तान को पैसे देता है, भीख देता है, तो वो फॉरेन एड नहीं है। भीख तब काउंट होगी एज ए फॉरेन एड जब हमें वो देता है, जो बाइडेन, वो अगर हमें पैसे देगा तो वो एज ए फॉरेन एड काउंट होगी। इलॉन मस्क की जो है वो फॉरेन एड काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो इट इज नॉट सप्लाइड बाय गवर्नमेंट। व्हाट इज अ कॉज ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? बेटा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास होता है जब आपके पास समझ लो मौसम के चेंजेस आ गए, या फिर आपके पास कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में मसले आ गए, चेंजेस बट टेम्पररी चेंजेस हैं जो कि हर साल होती है। तो जनरल डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, बेटा ये स्ट्रक्चरल के अंदर आता है। लैक ऑफ नेसेसरी स्किल्स इन द वर्कफोर्स, ये आपके पास फ्रिक्शनल के अंदर आ सकता है, या फिर आपके पास उसके अंदर स्ट्रक्चरल के अंदर आ सकता है। एंड अनविलिंगनेस ऑफ वर्कर टू मूव टू अदर पार्ट, ये बेटा जियोग्राफिकल इमोबिलिटी आपके पास आ रही है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बच गया 21 का? सी वाला बच गया। A firm initially employs 50 workers, each working 40 hours a week, and produces total output of 18,000 units. It then employs an additional 10 workers again, each working 40 hours, and total output rises to 19,200. What will be the effect on the labor productivity per hour? बेटा न्यू को ओल्ड से मतलब न्यू और ओल्ड का चेंज निकालो। आपके पास पहले 18,000 यूनिट बनते थे और कितने वर्कर थे? 50। तो अगर मैं इसको करूं 18,000 डिवाइड बाय 50, तो ये आपके पास आ गया 360 यूनिट पर आवर पर वीक। सही है। अब आप कितने टोटल यूनिट बना रहे हैं? 19,200, और कितने वर्कर हो गए आपके पास? 60 वर्कर हो गए। 19,200 डिवाइड बाय 60, तो अब आप कितने यूनिट एक्स्ट्रा मतलब कम प्रोड्यूस कर रहे हो? अब आपकी प्रोडक्टिविटी फॉल हो गई है, 40 यूनिट से आपकी प्रोडक्टिविटी फॉल हो गई है। सही है, इन दोनों का गैप कितना है? 40 है ना। अब उसने बोला कि भाई एक बात बताओ, पर आवर कितना आपके पास इफेक्ट आ रहा है? आप कितने घंटे काम करते हो? 40 घंटे काम करते हो, तो 40 डिवाइड बाय 40 आपके पास कितना आ जाएगा? 22 का आंसर, कि आपके पास वो 1 यूनिट से फॉल हो गया है पर आवर। ठीक है, नहीं नहीं, हाँ 40 से डिवाइड करना है, पर आवर निकालना है आप। According to Keynesian theory, when will an increase in the money supply leave the level of output unchanged? आप लोगों को liquidity trap का concept बताया है, बस सीधा सीधा वो आंसर बेसिस। An economy is experiencing a negative output gap. What is most likely to happen to the inflation rate and unemployment of the economy? बेटा जब आपके पास नेगेटिव आउटपुट गैप है, तो हमारे पास वो पूछता है कि इन्फ्लेशन पे और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपके पास क्या इफेक्ट आ रहा होगा। एक
सॉरी आइएगा। When an economy is experiencing a negative output gap, what is most likely to happen to the inflation rate and unemployment? अच्छा, नेगेटिव आउटपुट गैप का मतलब ये है कि आपका एक्चुअल इज लेस देन योर पोटेंशियल। ठीक है, जैसे कि ये मेरा पीपीसी है, ये मेरा एक्चुअल है, वो मेरा पोटेंशियल आ गया। आपका एक्चुअल पीछे है, यानी कि आपका एग्रीगेट डिमांड कम है। लॉजिकल सी बात है, एग्रीगेट डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट आता है? इन्फ्लेशन रेट कम होती है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही होती है जब एग्रीगेट डिमांड कम होता है। तो ओवरऑल इसका आंसर अपने पास बी है। What do monetarists believe? मोनेटरिस्ट वाले जो स्कूल ऑफ थॉट है वो पागल क्या बिलीव करते हैं? इकोनॉमीज आर नेचुरली अनस्टेबल। गलत, वो बोलते हैं कि वो लॉन्ग रन में जाके स्टेबलाइज हो जाएगी। द एग्रीगेट सप्लाई हैज अ स्लाइड स्लोप, वेज मूवमेंट आर स्टिकी डाउनवर्ड्स। नो, ये केन्जियन का थॉट था, रिजिडिटी वाला। और द एग्रीगेट सप्लाई कर्व हैज अ स्लाइड स्लोप। एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी इन लोग नहीं बोलते, ये लोग बोलते हैं मोनेटरिस्ट। भाई मोनेटरिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी से नाम याद करो ना, मनी सप्लाई के साथ सारा गेम हो रहा होगा। Which combination of changes over time in an economy would definitely represent increased economic growth per capita? यानी कि लॉजिकल सी बात है कि आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ पर कैपिटा आ रही होगी 26 के अंदर। तो अब यहाँ पे देखिए जरा, आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ पहले क्या होती है कि आपके पास प्राइस लेवल कम होनी चाहिए, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि सप्लाई बढ़ी तो ओवरऑल बेहतर है। आपका आउटपुट बढ़ना चाहिए, सही है। आपका टोटल पॉपुलेशन कम होगा तभी तो आपका जीडीपी पर कैपिटा राइज होगा ना, तभी तो जीडीपी पर कैपिटा राइज होगा। अच्छा, जीनी कोफिशिएंट की जहां तक बात है ना बेटा, जीनी कोफिशिएंट हमेशा रहेगा। जब आप अमीर होते हो, जब इकोनॉमी ग्रो करती है, देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। तो ये गैप हमेशा रहेगा, ये गैप को आप खत्म नहीं कर सकते, और ये राइज ही होगा। ठीक है, जीनी कोफिशिएंट राइज ही होगा। Under which circumstances will the future burden of the national debt on a country increases the most? कि आपके पास नेशनल डेट इंक्रीज हो रहा है हर साल, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में हमारे पास हो रहा है। अब हम लोग डेफिसिट, बजट डेफिसिट का मतलब क्या है कि हमारे पास टैक्स रेवेन्यू इज लेस देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यही है ना कि हमारे पास टैक्स रेवेन्यू जो है वो लेस है देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो मैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस तरह करूंगा? अगर मेरे पास टैक्स रेवेन्यू है ही नहीं तो मैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस तरह करूंगा? मैं बाहर से भीख मांगूंगा, सही है। तो मेरा भीख ज्यादा होनी चाहिए, मेरा बजट डेफिसिट ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके मेरे मुल्क पे बर्डन बढ़ेगा। तो आंसर इन दोनों में से कोई एक। अच्छा, चेंज इन जीडीपी आपके पास है ही सेम, 2% आपके पास आ रहा है। अब बात आती है प्राइस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर। देखिए मेरी बात सुनिए, प्राइस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट, इन दोनों में रिलेशनशिप होता है नेगेटिव। अगर ये बढ़ेगा तो ये हमारे पास कम होगा, और अगर ये कम होगा तो ये हमारे पास बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप चल रहा है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि यार हमारे पास गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो कम हो गया फॉर एग्जांपल, अच्छा ये इसलिए इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ता है क्योंकि अगर गवर्नमेंट बॉन्ड की प्राइस कम होगी, लोगों को उस पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, लोग जाएंगे सब्सिट्यूट्स की तरफ। जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट हो गई, बैंक में सेव कर दिया, या फिर कोई और एसेट्स वगैरह परचेज कर लिए। अब एसेट परचेज करने के लिए हमें क्या चाहिए? लोन। ऐसा ही है, हमें चाहिए लोन। अगर मेरे पास इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मैं लोन कैसे लूंगा? मैं उस पॉइंट पे जाके फंस जाऊंगा, सही है, मैं उस पॉइंट पे जाके फंस जाऊंगा। क्योंकि अगर यहाँ पे बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज होती है, उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा, मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, उससे मुल्क पे डेट नहीं आएगा, उससे मुल्क पे बर्डन नहीं आएगा। बर्डन किस तरह आएगा? जब आपके पास ये चीज कम हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा, आप स्पेंडिंग नहीं कर पाएंगे, आप मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं लेके आ पाएंगे। Country X has a low rate of inflation and stable currency and unemployed resources। बोलता है कि आपके पास इन्फ्लेशन भी कम है, करेंसी भी स्टेबल है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी आपके पास कम है रिसोर्सेज के लिए। It attracts 25 billion of direct foreign investment. What is most likely to be a positive benefit of the inflow of this foreign direct investment for country X? जब आपके पास बेटा FDI राइज होती है ना, तो उससे आपके मुल्क में आ रही है इन्वेस्टमेंट, आपके मुल्क का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर राइज होता है। तो बोलता है कि आपका सबसे ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिट क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड विल बी बूस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सही पॉइंट है। कंट्री एक्स विल हैव टू यूज इट्स फॉरेन रिजर्व्स टू एलिमिनेट एनी ट्रेड डेफिसिट। कहीं पर ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही है? भाई उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट किया आपके मुल्क में, काय का ट्रेड डेफिसिट? The balance of payment will be affected with the outflow of profit to foreigners। तो भाई मेरी बात सुनो, आपको इनफ्लो भी तो इतना ज्यादा आया, इनफ्लो भी तो आया है ना, इनफ्लो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो आप बेनिफिट दोगे उनको आगे। सब्सिक्वेंट इफेक्ट, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल इंक्रीज इफ द कंट्री एक्स ट्राइज टू इंक्रीज कैपेसिटी।
तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो आपके पास इंक्रीज होगा तो वो तो मल्टीप्लायर इफेक्ट भी तो आ रहा है, और ये बेनिफिट है। उसने पूछा हुआ कि मोस्ट लाइकली बेनिफिट मतलब सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको किस चीज में मिल रहा है, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रहा है जब आपके पास मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। A country with an income tax rate X decides to increase its tax rate. The diagram shows tax revenue fall. Why would this happen? बेटा ये लेफर कर्व है, जहां तक मुझे याद है ये लेफर कर्व है। एक सेकंड जरा रुकेगा, मैं कंफर्म कर दूं। लेफर कर्व, हाँ जी लेफर कर्व है, ये लेफर कर्व है जी। और लेफर कर्व आपको बताता है कि एक पॉइंट तक कंज्यूमर टैक्सेस पे करता रहता है, फिर उसके बाद जब उसकी हटना शुरू हो जाती है वो टैक्स इवेट करना स्टार्ट कर देता है, जिस तरह इमरान खान के दौर में, इमरान खान की हुकूमत में हमारे पास हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। जिस तरह इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमारे पास हुआ था कि लोग एक टाइम तक टैक्स पे करते गए, लेकिन फिर उनकी हटना शुरू हो गई तो उन्होंने टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन करना स्टार्ट कर दिए। तो फ्यूअर गुड विल बी प्रोड्यूस, इसका गुड से कोई लिंक नहीं है। पीपल विल वर्क फ्यूअर आवर टू मेंटेन इनकम, तो भाई जितना घंटा काम करोगे टैक्स उतना ही पे करना पड़ेगा, ज्यादा घंटे काम करो या कम घंटे काम करो। प्राइस लेवल विल राइज, गलत, देयर विल बी इंक्रीज इन टैक्स अवॉइडेंस। What are the labels of excess on Phillips curve? Phillips curve बेटा आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन का परसेंटेज होता है और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, तो इसका आंसर आपके पास बी। आप क्या पूछ रहे हो सर? जब कैपेसिटी बढ़ती है तो इन्फ्लेशन राइज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 28, किस कैपेसिटी की आप बात कर रहे हैं? अच्छा, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल इंक्रीज इफ कंट्री एक्स ट्राइज टू इंक्रीज कैपेसिटी। हाँ तो ये ड्रॉबैक हो गया ना एक तरीके से, वो बेनिफिट पूछ रहा है आपसे। और वो मल्टीप्लायर इफेक्ट इवेंचुअली विल लीड टू वो ना हाइपर इन्फ्लेशन, समझे?